साथियों, आप सभी का विजन ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवैक्सीन के संबंध में। तो कोवैक्सीन क्या है? यह कोविड-19 से संबंधित एक नई खोजी गई वैक्सीन है। तो यह जो चूँकि यह एक दवा है, तो यह जीएस प्रश्न पत्र के नंबर जो 3 है, उसके तहत वैज्ञानिक नवाचार एवं खोज के अंतर्गत यह टॉपिक कवर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कि वर्तमान में चर्चा में क्यों आया। तो हाल ही में भारत बायोटेक नामक कंपनी द्वारा भारत में विकसित की जा रही पहली कोविड-19 वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके मानव क्लिनिकल परीक्षण के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई द्वारा अनुमति दे दी गई है। भारत बायोटेक कंपनी द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद अर्थात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च आईसीएमआर तथा राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान, इंग्लिश में कहें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के सहयोग से विकसित किया गया है। और कोविड-19 वैक्सीन जो यह कोवैक्सीन है, इसको पहले और दूसरे चरण के लिए मानव परीक्षण की अनुमति दी गई है। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया डीजीसीआई के संबंध में। तो डीजीसीआई जो है भारतीय दवा नियामक संस्था, केंद्रीय दवा मानक नियंत्रण संगठन अर्थात सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन सीडीएसओ का यह प्रमुख होता है। और सीडीएसओ जो है यह स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अंतर्गत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, नेशनल रेगुलेटिंग अथॉरिटी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। तथा यह जो सीडीएसओ है, यह सीडीएसओ के द्वारा औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम 1940 के तहत नई औषधियों के आयात, विनिर्माण का अनुमोदन, नैदानिक परीक्षण तथा डीसीसी एवं डीटीएबी अर्थात ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की बैठकों का नियंत्रण इसके द्वारा सीडीएसओ के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की कर लें, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अर्थात आईसीएमआर। तो इसकी स्थापना 1911 में हुई और यह जैव चिकित्सा अनुसंधान के निर्माण, समन्वय एवं संवर्धन के लिए भारत का यह शीर्ष निकाय जो है, दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसे भारत सरकार द्वारा स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, इसके माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एनआईवी के संबंध में। तो यह जो राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है, इसको रॉकफेलर फाउंडेशन और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात आईसीएमआर के संयुक्त प्रयासों से वर्ष 1952 में पुणे में स्थापित किया गया था। तो याद रखिएगा, यह आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो यह पुणे में स्थित है। तथा जो भारत बायोटेक कंपनी जो है दवा विकसित कर रही है, वह कहाँ पर स्थित है? तो यह हैदराबाद में स्थित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पीएमएफएमई के बारे में। तो यह पीएमएफएमई है क्या? इसका पूरा नाम जो है वह है आपका पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। तो यह चूँकि खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित है, तो यह आपका जीएस के प्रश्न पत्र नंबर 3 के अंतर्गत कवर हो जाएगा। अब कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के एक भाग के रूप में पीएमएफएमई योजना की शुरुआत की है अर्थात पीएम फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। तो याद रखिएगा कि यह पीएमएफएमई जो योजना है किस मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ की गई? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। तो इसको कृषि मंत्रालय से आप कंफ्यूज मत करिएगा। तथा इस योजना के तहत कुल 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जिससे 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगारों के सृजित होने की संभावना है। अब यदि इसके उद्देश्य की बात करें कि इस योजना को लाने का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन अर्थात अपग्रेडेशन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करना। इसके अलावा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के क्षमता निर्माण और अनुसंधान पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। और इसके संबंध में और यह चीज़ याद रखिएगा कि इसकी जो समयावधि है, ऐसा नहीं कि इसको अनंत काल के लिए चलाया जाएगा, बल्कि इसको एक फिक्स टाइम के लिए चलाया जाएगा। इस योजना को वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 तक अर्थात 5 वर्षों की अवधि में इसको लागू किया जाएगा। अब यदि इसके वित्त पोषण की बात करें, तो यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है।
सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब ये होता है कि जिसमें कुछ शेयर जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, कुछ जो शेयर होती है फंडिंग का वो राज्य सरकारों के द्वारा दिया जाता है। तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके तहत 10,000 करोड़ रुपए का परिव्यय इसके अंतर्गत किया जाएगा तथा परिव्यय को निम्न तरीकों से साझा किया जाएगा। जो शेयरिंग होगी निम्न तरीके से होगी। केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य जो शेयरिंग होगी कितनी होगी, 60 और 40 के रेशियो में होगी। मतलब टोटल का 60% जो है केंद्र सरकार देगी और 40% जो है वो राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। यदि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्य हैं तो यहाँ पर यह जो शेयर का अनुपात होगा वो 90-10 का होगा। मतलब 90% जो है वो केंद्र सरकार देगी और 10% आपकी राज्य सरकारें देंगी। अब यदि केंद्र शासित प्रदेश है तो इसमें भी दो कैटेगरी है। यदि विधानमंडल युक्त केंद्र शासित प्रदेश है, जैसे कि आपका दिल्ली है, पौंडीचेरी है, तो वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 60-40 का रेशियो चलेगा। 60 केंद्र देगी और 40 वो केंद्र शासित प्रदेश देगा। और जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर विधानमंडल नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर आपका 100% जो व्यय है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, जैसे कि आपका लद्दाख में। अब प्रश्न उठता है कि इस योजना को लाने की आवश्यकता क्या थी। तो इसकी आवश्यकताओं पर बात कर लेते हैं। तो असंगठित खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र द्वारा निम्नलिखित चुनौतियों का सामना किया जा रहा है जिसका समाधान आवश्यक था। तो ये जो चुनौतियां बताई जा रही हैं इन चुनौतियों के समाधान के लिए इस योजना को लाया गया है। तो कौन सी चुनौतियां फेस कर रही हैं, तो आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों तक पहुंच की कमी, इसके अलावा संस्थागत प्रशिक्षण का अभाव तथा संस्थागत ऋण तक पहुंच की कमी और उत्पादों की खराब गुणवत्ता, जागरूकता की कमी, इसके अलावा ब्रांडिंग और विपणन कौशल की कमी। ये सब ऐसी समस्याएं हैं जिनसे जो ये खाद्य प्रसंस्करण जो उद्यम है ये इससे सामना कर रहे हैं या इसको फेस कर रहे हैं। और यहाँ याद रखिएगा, चूँकि इसको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है, तो याद रखिएगा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो है कब प्रारंभ किया गया था, 12 मई 2020 को। इसकी डेट पूछी जा सकती है, तो डेट याद रखिएगा 12 मई 2020 को। और इस आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 5 स्तंभ, मतलब कि इस अभियान के 5 पिलर हैं। तो यह 5 पिलर पर यह आधारित है। कौन कौन से, अर्थव्यवस्था, अवसंरचना, प्रौद्योगिकी, गतिशील जनसांख्यिकी और मांग अर्थात डिमांड पर यह आधारित है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कॉग एक्स 2020 के संबंध में। तो यह है क्या, तो कॉग एक्स जो है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संबंध में आयोजित किए जाने वाले प्रमुख आयोजनों में से एक है। और इस समारोह का आयोजन जो है प्रतिवर्ष लंदन में किया जाता है और इसमें व्यापार, सरकार, उद्योग और अनुसंधान क्षेत्र से जुड़े हुए 15,000 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा लेते हैं तथा इस आयोजन के तहत एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम होता है कोएक्स पुरस्कार। तो यह जो कोएक्स पुरस्कार है यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता में सर्वश्रेष्ठ नवाचारों तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में दिया जाता है। तो अब प्रश्न उठता है कि यह चर्चा में क्यों आया, तो चर्चा का कारण क्या था। तो चर्चा का कारण इसलिए था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI सक्षम माईगॉव कोरोना हेल्प डेस्क ने प्रतिष्ठित कॉगएक्स 2020 महोत्सव में बेस्ट इनोवेशन फॉर कोविड-19 सोसाइटी तथा पीपुल्स चॉइस कोविड-19 ओवरऑल विनर श्रेणियों के अंतर्गत 2 पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो इन पुरस्कारों के नाम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि कौन कौन से पुरस्कार इसको मिले हैं। अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ग्लोबा एंडरसोनी के बारे में। तो यह ग्लोबा एंडरसोनी क्या है, तो पहले कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। तो लगभग 136 वर्षों के अंतराल के बाद पुणे एवं केरल के शोधकर्ताओं की टीम ने तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र के पास सिक्किम हिमालय में ग्लोबा एंडोर्सनी नामक एक दुर्लभ व गंभीर रूप से लुप्तप्राय अर्थात क्रिटिकली इंडेंजर्ड पौधे की प्रजाति को पुनः खोजा है। तो याद रखिएगा कि यह क्या है, ग्लोबा एंडरसोनी। तो चूँकि इसके नाम से यह अंदाज़ा लगाना कि यह एक पौधे की प्रजाति है थोड़ा सा कठिन है। तो याद रखिएगा ग्लोबा जो एंडरसोनी है यह पौधे की एक प्रजाति है जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। अब इससे संबंधित कुछ मुख्य तथ्यों को देखें तो यह जो आपका ग्लोबा एंडरसोनी नामक पौधा है इस पौधे को आमतौर पर डांसिंग लेडीज तथा या श्वान फ्लावर्स के रूप में जाना जाता है। और इस पौधे को इससे पहले वर्ष 1875 में देखा गया था। इसके बाद इसे विलुप्त मान लिया गया था अर्थात एक्सटिंक्ट मान लिया गया था। और इस प्रजाति को गंभीर रूप से लुप्तप्राय, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और संकीर्ण रूप से स्थानिक के रूप में इसको माना जाता है। तो ये आपका जो पौधा है जिसको खोजा गया है कुछ इस प्रकार से यह दिखाई पड़ता है।
तथा आगे चलते हैं तो यह प्रजाति जो है मुख्य रूप से तीस्ता नदी घाटी क्षेत्र तक ही सीमित है, जिसमें सिक्किम, हिमालय एवं दार्जिलिंग पर्वत श्रृंखला शामिल है। और यह पौधा जो है आमतौर पर सदाबहार वनों के उपांत में चट्टानी ढलानों पर लिथोफाइट के रूप में घने क्षेत्रों में उगता है। लिथोफाइट क्या होते हैं? लिथोफाइट वे पौधे होते हैं जो चट्टान या पत्थरों पर उगते हैं। तो चट्टान या पत्थरों पर उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? लिथोफाइट कहा जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा, आपसे इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है कि लिथोफाइट क्या होते हैं, या ऐसे पूछा जा सकता है कि चट्टान या पत्थरों पर उगने वाले पौधे को क्या कहा जाता है। अब थोड़ी सी बात हम लोग तीस्ता नदी के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि तीस्ता नदी घाटी में ही इस पौधे की प्रजाति को खोजा गया है या देखा गया है। तो तीस्ता नदी के बारे में बात करें तो तीस्ता नदी का जो उद्गम है यह भारत के सिक्किम राज्य में कांगसे ग्लेशियर के पास चरामू झील से इसका उद्गम होता है। तो याद रखिएगा तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से है? भारत से ही होता है। भारत में कहाँ से? सिक्किम से। क्योंकि कई बार होता है नदियों के बारे में प्रश्न बनता है कि इनमें निम्न में से कौन सी नदियों का उद्गम भारत में ही स्थित है, उद्गम स्थल भारत में स्थित। तो याद रखिएगा तीस्ता नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में ही स्थित है। तथा यह भारत से निकलने के बाद भारत में किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। तो इससे भारत से निकलने के बाद बांग्लादेश में यह ब्रह्मपुत्र नदी से मिलती है और संयुक्त होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इस प्रकार से यह जो है तीस्ता नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी की क्या है? एक सहायक नदी है। चूँकि यह पश्चिम बंगाल से होकर के होते हुए आपका बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो इस नदी को लेकर के, चूँकि यह दो देशों के बीच में इसका जल हो जाता है, तो यही इसके जल को लेकर के विवाद है जो तीस्ता विवाद के नाम से जाना जाता है। किसके मध्य में? भारत और बांग्लादेश के मध्य में। और इसकी लंबाई जो है लगभग 315 किलोमीटर है और इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र कहाँ है? भारत के हिस्से में आता है। और ब्रह्मपुत्र जो है, ब्रह्मपुत्र, गंगा एवं मेघना के बाद तीस्ता नदी जो है यह बांग्लादेश की चौथी सबसे बड़ी नदी है। और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना नदी वहाँ पर ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। इसके अलावा रंगित नदी जो कि सिक्किम की सबसे बड़ी नदी है, या तीस्ता की प्रमुख सहायक नदी है। और रंगित नदी जिस स्थान पर तीस्ता से मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे त्रिवेणी के नाम से जाना जाता है। अब एक नदी तो हमें पता चल गया कि इसकी तीस्ता की सहायक कौन सी है? रंगित है। और तीस्ता किसी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। अब तीस्ता नदी की अन्य कुछ सहायक नदियों के बारे में के नामों को देख लेते हैं। तो इनमें शामिल है आपका दिक्षु, रांगपो, लांचुंग, रानीखोला, रंग्याकछू, रंगीत जिसके बारे में ऊपर हमने बात की, रिंगयोंगछू। तो ये सब क्या है? ये तीस्ता की सहायक नदियां हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कोआला के संबंध में। तो कोआला क्या है? तो कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 1 वर्ष तक चली एक संसदीय जांच प्रक्रिया में यह बताया गया कि यदि ऑस्ट्रेलियाई सरकार कोआला के निवास स्थान की रक्षा करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप नहीं करती है तो यहाँ के न्यू साउथ वेल्स राज्य से वर्ष 2050 तक जो एक कोआला की प्रजाति है, जो एक जानवर होता है, भालू जैसा दिखाई पड़ता है, यह विलुप्त हो सकती है। पिछले कई दशकों में ऑस्ट्रेलिया के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य न्यू साउथ वेल्स में कृषि, शहरी विकास, खनन एवं वानिकी के लिए भूमि समाशोधन जो है यह वन्य जीवों के निवास स्थान के विखंडन एवं नुकसान का सबसे बड़ा कारण बनकर उभरा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कोआला के बारे में। तो कोआला जो है यह एक प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई जीव है और आमतौर पर कोआला को भालू कहा जाता है, ठीक है। और यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तटीय क्षेत्रों में वृक्षों पर निवास करने वाला मार्सुपियल है। अब प्रश्न उठता है कि मार्सुपियल क्या होते हैं? तो इसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे मैमल्स या ऐसे स्तनधारी जीव जिनके शरीर में थैली पाई जाती है, ठीक है। थैली, ऐसी थैली जिसमें ये अपने अल्प विकसित या जो अविकसित बच्चे होते हैं, पूर्ण रूप से इनके गर्भ में विकसित नहीं होते हैं, तो उन बच्चों को क्या करते हैं, इस थैली में ये इनके द्वारा पाला जाता है। जैसे कि आपने कंगारू के सुना हो, कंगारू के पेट में एक थैली होती है जिसमें वो अपने बच्चे को रखता है। तो ऐसे जीव या ऐसे स्तनधारी जिनके शरीर में इस थैली होती है जिनमें वो अपने बच्चों को रखते हैं, उसमें क्या कहते हैं, मार्सुपियल कहा जाता है। तो ये आपका जो कोआला है, ये आपके कंगारू की तरीके का एक जीव जिसमें शरीर में थैली पाई जाती है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका वैज्ञानिक नाम है फास्कोलार्कोटस सिनेरेउस, ठीक है। और याद रखिएगा कि यह क्या है, एक शाकाहारी जीव है। और
इसके बारे में अन्य चीज़ें देखें तो यह प्रतिरक्षा प्रणाली के बिना ही गर्भावस्था के 34 से 36 दिनों के बाद जन्म लेता है। चूँकि यह जब जन्म लेता है तो पूर्ण विकसित नहीं होता है, तो इसके बाद लगभग 6 माह तक यह पेट के जो कोआला इसकी जो माँ होगी उसके पेट के पाउच या थैले में इसका विकास होता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, मार्सुपियल श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा जाता है। और आयुष्मान की रेड डेटा बुक के अंतर्गत इसे सुभेद अर्थात वल्नरेबल प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। और इनके संकट क्या है, तो निवास स्थान की क्षति और आहार की कमी के कारण इनकी जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है, जिसके संदर्भ में अभी रिपोर्ट दी गई है ऑस्ट्रेलिया में। और इनका मुख्य आहार क्या होता है, तो इनका मुख्य आहार जो है यूकेलिप्टस की पत्तियां होती हैं। और चूँकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से, चूँकि जलवायु जो है परिवर्तन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्तर है वो बढ़ रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने से यूकेलिप्टस के पत्तों की जो पौष्टिक गुणवत्ता होती है वो कम हो रही है। और ये जो यूकेलिप्टस के जो पत्ते होते हैं जो सूख जाते हैं, तो यूकेलिप्टस के पत्ते लंबे समय तक सूखे के कारण जंगल में आग लगने का कारण भी ये बनते हैं। ये आपका कोआला है, कुछ इस तरीके से यह दिखाई पड़ता है, भालू जैसा। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के संदर्भ में। तो 1 जुलाई 2020 को भारत सरकार के MSME अर्थात सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल का शुभारंभ और संचालन किया है। इस नई पंजीकरण प्रक्रिया से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने तथा समय एवं लागत के कम होने की उम्मीद जताई गई है तथा MSME उद्यमों के वर्गीकरण एवं पंजीकरण की एक नई प्रक्रिया को उद्यम रजिस्ट्रेशन के नाम से शुरू किया गया। तो याद रखिएगा इसका नाम क्या है। नई MSME पंजीकरण प्रक्रिया जो है पूरी तरह से ऑनलाइन, पेपरलेस एवं स्वघोषणा पर आधारित है और MSME का पंजीकरण कराने के लिए पोर्टल पर कोई दस्तावेज अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है तथा MSME मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार आधार कार्ड होता है, तो आधार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रमाण पत्र के बिना स्वघोषणा के आधार पर उद्यम पंजीकरण ऑनलाइन दायर किया जा सकता है। मतलब केवल इसके लिए केवल आपका आधार की आवश्यकता होगी, अन्य किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। और पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उद्यमी को एक उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और इस उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र में एक QR कोड होगा जिससे पोर्टल के वेब पेज पर उद्यम से संबंधित विवरण को प्राप्त किया जा सकता है। और MSME मंत्रालय की ऑनलाइन प्रणाली जो है यह पूरी तरह से आयकर एवं GSTIN प्रणालियों के साथ एकीकृत अर्थात इंटीग्रेट होगी। तथा यह भी याद रखिएगा कि अभी कुछ समय पहले ही MSME का जो वर्गीकरण है उसके क्राइटेरिया को बदला गया है। पहले क्या था, पहले MSME का जो वर्गीकरण होता था सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम में, उसका क्राइटेरिया इन्वेस्टमेंट था कि किसमें उद्यम में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब उस क्राइटेरिया को बदल दिया गया है, अब इन्वेस्टमेंट के साथ टर्नओवर को भी काउंट किया जाएगा। मतलब अब 2 क्राइटेरिया बना दिया गया है, दोनों को संयुक्त रूप से देखा जाता है। उसके आधार पर यह डिसाइड किया जाता है कि कौन सा उद्यम सूक्ष्म में आएगा, कौन सा लघु में आएगा, कौन सा मध्यम में आएगा। तो याद रखिएगा अब क्या क्राइटेरिया है, निवेश और टर्नओवर दोनों को संयुक्त रूप से। तो इसके तहत जो सूक्ष्म उद्यम अर्थात माइक्रो इंटरप्राइजेज होते हैं वो क्या होते हैं, तो ऐसे उद्यम जिसमें संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश जो है 1 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है और कारोबार अर्थात टर्नओवर जो है वो 5 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। जबकि लघु उद्यम स्मॉल इंटरप्राइजेज में क्या होते हैं, तो इसके अंतर्गत संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 10 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होता है। तथा मध्यम उद्यम मीडियम इंटरप्राइजेज क्या होते हैं, तो ये संयंत्र एवं मशीनरी या उपकरण में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है और कारोबार 250 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होती है। तो यह जो डिफिनीशन है या जो क्राइटेरिया है इसको याद रखिएगा, क्योंकि अभी हाल ही में इसमें परिवर्तन किया गया है और MSME जो सेक्टर है ये वर्तमान में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो इसलिए इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना रहेगी। आगे बात कर लेते हैं G4 वायरस के संबंध में कि G4 वायरस क्या है। तो पहले देखते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया है। तो चीन में वैज्ञानिकों द्वारा एक नए वायरस जिसका नाम क्या है G4, इसकी खोज की गई है जो वर्ष 2009 के स्वाइन फ्लू से काफ़ी मिलता जुलता है। G4 वायरस का जो पूरा नाम हो क्या है, G4EA-H1N1 है। क्या है, G4EA-H1N1 है। जबकि H1N1 क्या होता है, स्वाइन फ्लू होता है।
और यह जो G4 है इसमें मनुष्यों में महामारी फैलाने की क्षमता है। अब इसको खोजा कैसे गया, तो चीन में सुअरों के लिए निगरानी कार्यक्रम के दौरान वहाँ के नेशनल इन्फ्लुएंजा सेंटर सहित कई संस्थानों में वैज्ञानिकों द्वारा G4 वायरस का पता लगाया गया था। तो याद रखिएगा, इसको किस में ढूंढा गया है, सुअरों में ढूंढा गया है। और परीक्षणों में पाया गया कि यह वायरस जो है, यह वायरस आपका जूनोटिक संक्रमण उत्पन्न कर सकता है। जूनोटिक संक्रमण, इसकी पहले भी हम लोग चर्चा की है कि ऐसे वायरस या ऐसा संक्रमण जो पशुओं से मानवों में फैल सकता है, तो यह जूनोटिक संक्रमण उत्पन्न कर सकता है, किंतु अभी तक वायरस के व्यक्ति से व्यक्ति में संचरण का कोई सबूत नहीं मिला है। तथा वैज्ञानिकों का मानना है कि नया G4 वायरस जो है, यह H1N1 वायरस का ही एक परंपरागत रूप है जो वर्ष 2009 की स्वाइन फ्लू महामारी के लिए जिम्मेदार था। अब आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं नाडा ऐप के संबंध में। तो नाडा ऐप क्या है, तो इस ऐप के बारे में बात करते हैं। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा ने हाल ही में खिलाड़ियों को खेल, निषिद्ध पदार्थों और डोपिंग परीक्षण से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्रदान करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है नाडा ऐप। यह ऐप खिलाड़ियों को प्रतिबंधित दवाओं एवं उनके प्रयोग से बचने की जानकारी प्रदान करेगा तथा इस ऐप के माध्यम से खिलाड़ी खेलों के विभिन्न पहलुओं, खासकर प्रतिबंधित दवाओं का प्रयोग न करने को लेकर के जागरूक हो सकेंगे। साथ ही यह ऐप जो है खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय खेल में डोपिंग से संबंधित नियमों में होने वाले बदलाव के बारे में भी सूचित करेगा। इसके अलावा इस ऐप के माध्यम से जो खिलाड़ी हैं वो यह जान सकेंगे कि कौन सी दवा जो है प्रतिबंधित है, मतलब किसका सेवन हम नहीं कर सकते हैं, तो उसको वो लोग इस ऐप के माध्यम से उसको पता कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें किसी दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी। अब थोड़ी चर्चा हम लोग इस नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की नाडा के बारे में बात करें तो भारत में खेलों में डोपिंग कंट्रोल प्रोग्राम की मॉनिटरिंग के लिए यह एक राष्ट्रीय संगठन है जिसकी स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत वर्ष 2005 में की गई थी। तो याद रखिए कब इसकी स्थापना हुई थी, 2005 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उसका क्या नाम है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी अर्थात वाडा है। और अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ड्रग्स के बढ़ते चलन को रोकने के लिए इस एजेंसी की स्थापना की गई थी। कब की गई थी, 10 नवंबर 1999 को स्विट्जरलैंड के लूशन शहर में। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड के लूशन शहर में इसकी स्थापना की गई थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना 10 नवंबर 1999 को, जबकि नाडा की स्थापना 24 नवंबर 2005 को की गई थी। और यहाँ पर याद रखिएगा इसका मुख्यालय कहाँ है, वाडा का। तो वाडा का मुख्यालय कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में स्थित है। तो कंफ्यूज मत करिएगा क्योंकि अधिकतर जो संस्थान होते हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उनके हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में होते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत करिएगा कि जिनेवा है, बल्कि याद रखिएगा कहाँ पर है, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में है। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ लघु करंट अफेयर कुछ देख लेते हैं जो वन लाइनर के फॉर्म में रहेंगे। जैसे निगार जौहर। तो निगार जौहर कौन है, तो पाकिस्तानी सेना ने मेजर जनरल निगार जौहर को पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त करने का ऐलान किया। तो यह पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान ने पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल किसे नियुक्त करने का ऐलान किया है, तो नाम याद रखिएगा निगार जौहर। अगला है गुडनी जोहानसन। तो गुडनी जोहानसन जो है ये दूसरी बार आइसलैंड के राष्ट्रपति इनको चुना गया है। और आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो आइसलैंड की राजधानी रेकजॉविक है और यह आपका अटलांटिक ओशियन में स्थित एक देश है और यह आपका यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। आइसलैंड से संबंधित एक प्रश्न पूछा भी गया है पहले कि यहीं से इसके ऊपर से आप मैप में देखेंगे तो इसके ऊपर से एक रेखा गुजरती है या सर्किल गुजरती है, जिसे हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्किल, जो कि 66.5 डिग्री नॉर्थ से होकर के गुजरती है। तो कई बार पूछा जाता है कि ये आर्कटिक सर्किल किन देशों से होकर के गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन में आपका आइसलैंड भी दिया होता है। तो याद रखिएगा यह जो सर्किल है आइसलैंड से होकर के नहीं गुजरती है, जबकि आर्कटिक सर्किल जो है आपका नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रशिया से होकर गुजरती है, परंतु आपका आइसलैंड से होकर के नहीं गुजरती है। अगला है लाचर चकवेरा। तो लाचर चकवेरा कौन है, इन्हें ये मलावी की ये नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। तो मलावी की राजधानी क्या है, मलावी की राजधानी है लिलोंग्वे। और मलावी किस कॉन्टिनेंट में आता है, तो ये आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है।
अब इसके संदर्भ में थोड़ा सा मैप से रिलेटेड चीज़ें बता दूं आपको। इसको आप मैप में देखेंगे तो वहाँ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो मलावी जो है, मलावी के पड़ोस में आप देखेंगे तो इसके पड़ोसी जो राज्य हैं या देश हैं कौन कौन से, तंजानिया, जाम्बिया और मोजाम्बिक। तो इन तीनों देशों के मध्य में या इन तीनों से सीमा साझा करता हुआ यह देश है आपका मलावी। किससे किससे सीमा साझा करता है? तंजानिया, जाम्बिया और आपका मोजाम्बिक से। और यहीं पर तंजानिया, मलावी और आपके मोजाम्बिक की सीमा पर 2 झीलें हैं, एक लेक मलावी है और एक लेक न्यासा है। तो याद रखिएगा यहीं पर वो है। आगे चलते हैं रविंद्र जडेजा। तो रविंद्र जडेजा क्यों चर्चा में? तो भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। तो याद रखिए किसे चुना गया है? रविंद्र जडेजा को। रविंदर भाकर, तो रविंदर भाकर इन्होंने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO का पदभार ग्रहण किया है। अब थोड़ी सी चर्चा केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड कर लें, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC। इसकी स्थापना 1952 में 1952 में सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के तहत हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष कौन है? प्रसून जोशी जी हैं। अगला है इंद्रमणि पांडे। तो वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है और ये राजीव के चंदर का स्थान लेंगे तथा ये संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन जैसे कि WHO है, आपका UNHRC है, इसमें ये भारत इस तरह के 25 संस्थानों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।